नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वा अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। खेती के विकास के साथ जब श्रम का विभाजन हुआ तो लोगों ने प्रबंध व्यवस्था के लिए एक सरदार चुनने की जरूरत महसूस की। कबीले के लोगों के साथ सरदार भी खेत में काम करता और पैदावार का बंटवारा करना उसी की जिम्मेदारी होती। पर जल्द ही सरदार का ओहदा पुश्तैनी हो गया और फिर उसमें और किसी राजा में फर्क बहुत कम रह गया। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से छोटे राज्य फैले हुए थे। हर शहर और उससे जुड़े कुछ गांव और खेत की अपनी अलग हुकूमत हुआ करती थी। इस तरह के राज्य नगर गणतंत्र थे, जिनमें कोई एक राजा नहीं बल्कि शासन के लिए चुने हुए नुमाइंदों की एक सभा होती थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के पास लिच्छवियों का नगर था वैशाली। वहां के गणसंघ का शासक नायक कहलाता था और नायक का चुनाव कुलीन जनों की सभा किया करती थी। उस समय के प्रमुख राजतंत्र थे मगध, विदेह, कौशल, काशी और पांचाल। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक अलग अलग कबीलों ने 16 बड़े राज्यों या जनपदों की स्थापना की। ये जनपद दो तरह के थे, राजतंत्र जो गंगा के मैदानों में फैले थे और गणसंघ जो हिमालय की तराई और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में। लेकिन चाहे वो राजतंत्र हो या गणसंघ, बुद्ध काल तक सत्ता पर आधारित राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना हो चुकी थी। पप्पा, मैं उतरकर गाड़ी के साथ साथ चलूं? अभी से इतनी उत्सुकता? आज ही तो यात्रा शुरू हुई है, तू थक जाएगा। क्या मगध राष्ट्र इतना बड़ा है? सो तो है, हमारे प्रदेश से भी बड़ा। बहुत घने जंगल हैं और एक राजतंत्र और गण व्यवस्था में कई अंतर थे। और उससे आगे मगध और कौशल जैसे साम्राज्यों में किसानों से मिलने वाले पूरे लगान पर राजा का अधिकार था, जबकि गणसंघ में सारे प्रमुख सदस्य आपस में लगान का बंटवारा करते थे। गणसंघों की दूसरी विशेषता थी परिषद या सामूहिक बैठक। लेकिन राजतंत्र से बढ़ते संघर्ष का नतीजा था गणसंघों का बिखराव और परिषदों का अंत। पप्पा, ये कौन लोग हैं? शाक्य गणराज्य के लोग होंगे। ये क्षेत्र तो उन्हीं का है।
पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? डरने की कोई बात नहीं। शाह के गणराज के लोगों ने हमें कभी नहीं सताया। चलो बेटा आगे बढ़े। किस ओर जा रहे हो? पाटलिपुत्र। माल क्या है? यही व्यवसाय का सामान, कपड़ा लत्ता। चुंगी देनी होगी। चुंगी? किस लिए? मार्क कर। वो तो मैं दे चुका हूँ। किसे दे चुके हो? कौशल राज्य के राज्य अधिकारी कोष में। वो सब हम नहीं जानते। ये शाक्य गणराज्य के सभा की ओर से कर है। एक ही मार्ग के उपयोग के लिए दो दो बार कर मैं क्यों दूं? देखिए, मेरा एक छोटा कारवां है, मैं एक निम्न वणिक हूं। दो दो बार कर चुकाने की ताकत मुझ में नहीं है। फिर यहां से नहीं जा सकते। जाओ सारा माल उतार लो। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हट जाइए, वो बच्चा है, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, मत कीजिए। अरे जाने दीजिए। तुम्हें अच्छी तरह से ज्ञान है कि ये व्यापारी क्या नाम है इसका? वसीथक। हाँ, व्यापारी वसीथक। क्या वो निश्चय ही कौशल राज्य का निवासी है? जी महाराज, कौशल व्यापार शनि से भी पता करके आया। सामान्य सदस्य, वैसे छोटा मोटा व्यापार है उनका। और उसके इकलौते बेटे की हत्या हुई? जी महाराज, बहुत बुरी तरह से मारा गया। वो तो अभी अबोध बालक ही था। अच्छा, तुम्हारा क्या विचार है? शाह के घनसंघ को उस मार्ग पर चुंगी कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहां का मार्ग कर हम पहले ही नियमित रूप से प्राप्त करते आए हैं। कौन कहता है कि उन्हें कोई अधिकार नहीं? मार्ग उनके क्षेत्र से होकर निकलता है। सामान्यतः उनमें और हम में चुंगी कर बांटने का समझौता होना चाहिए, परंतु यह देखते हुए कि चोर उचकों के साथ समझौता करें, कभी नहीं। अब शाह के गणराज्य ने अपने आप को स्वयं फंसा लिया है। हमें अब उन्हें समाप्त करने का एक अच्छा बहाना मिला है। क्यों गुरुजी, आपका क्या विचार है? जितना शीघ्र ये शुभ कार्य हो जाए उतना ही अच्छा। वे लोग भ्रष्ट हैं। यज्ञ दान बलि में उनका विश्वास नहीं, ब्राह्मणों का आदर नहीं। यदि आप युद्ध करना चाहते हैं महाराज, तो याद रहे उनका हर सदस्य सशस्त्र सैनिक है और हमारी सेना में लड़ने वाले बहुत कम हैं। भर्ती नहीं करेंगे तो लड़ना निरर्थक होगा महाराज। सेनापति अम्बरीश, आपका यह तर्क ठीक नहीं है। हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है कि शाह के गणराज्य का विनाश न कर सके। और फिर अधिक सैनिक भर्ती करने के लिए साधन कहां से लाऊं? कर बढ़ाइए। कर बढ़ाना आसान है अम्बरीश, किंतु समेटना कठिन। सेनापति को याद नहीं शायद कि पिछले माह कर राशि दुगनी कर दी गई है। राज्य की भलाई के लिए राजा जब चाहे कर बढ़ा सकता है। तब भी जब यह राशि एक पूरे गणराज्य के विनाश पर खर्च होगी। क्या शाह के गणराज्य को अस्तित्व का उतना अधिकार नहीं जितना कौशल राज्य को है? नहीं, अधिकार नहीं है। तुम इतने सालों से हमारे सेवक रह चुके हो, अब भी गणराज्यों के बारे में उल्टा सीधा सोचते हो। गणराज्यों से हमारी शोभा दब जाती है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर उनके पास उपजाऊ क्षेत्र है, वो हमारा व्यापार मार्ग कभी नहीं रोक सकते। हमारी प्रजा हमें एकमात्र शासक स्वीकारती है और बदले में हम उनकी रक्षा करते हैं। किंतु गणराज्य के लोग कुएं के मेंढक जैसे हैं, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। महाराज, मेरे अपने प्रियजन मल्ला गणराज्य के सदस्य हैं और मैं उनका विनाश नहीं चाहता। वो शायद बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें शाक्यों जैसा झूठा अभिमान नहीं है। किंतु शाक्यों को मैं क्षमा नहीं कर सकता। महाराज प्रसन्नजित, हमारे पिता ने उनसे एक क्षत्रिय वधू की मांग की थी, तो क्या किया था उन्होंने? अपनी एक दासी भेजी। मेरे पिता एक शाक्य स्त्री से विवाह के योग्य नहीं थे क्या? मेरी अपनी माता उनकी दासी रह चुकी है, मैं उन्हें क्षमा कैसे कर सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। महाराज, आपका क्रोध और दुख अपनी जगह पर उचित है, परंतु गणराज्य और साम्राज्य दोनों के अधिकार एक हैं और गणराज्य अपने अस्तित्व के लिए मर मिटने को तैयार है। उन्हें विध्वस्त कर देना चाहिए।
उन अधः पतित क्षत्रियों को जो वैदिक रीत नहीं मानते, वे विधर्मी जो होम हवन यज्ञ और बलि को नकारते हैं, उनका अंत निश्चित है। हाँ, उनका अंत निश्चित है। क्या राज्य और शासन होम और बलिदान पर निर्भर है? अवश्य है। यदि महाराज विरुद्धक अनुमति दें तो मैं अपने शास्त्रों के विषय में कुछ कहूं। अवश्य। राज्य और राजा दोनों का साथ है। ये तब हुआ जब मनुपुत्र अंगा का पुत्र वेन राजा बना। ऋषियों ने उसका अभिषेक किया और उसने चारों ओर यह घोषणा करवाई कि वेन आज से संसार का स्वामी है, उसी के नाम से बलि और आहुति दी जाएगी। तो ऋषियों ने कहा, जिस राज्य में आहुति देकर हरि की पूजा की जाती है, उसके राजा की सारी इच्छाएं हरि पूरा करते हैं। तो वेन ने कहा, कौन है ये हरि? क्या तुम लोग नहीं जानते कि सारे देवता जो शाप और वरदान, सुख और दुख देते हैं, वो सब उसी व्यक्ति में निवास करते हैं जिसे राजा कहते हैं। ऋषियों ने क्रोध में कहा, राजन, इतना अभिमान ठीक नहीं, हरि की बराबरी का दुस्साहस न करो। वेन ने कहा कि ऋषियों, बिना हरि के तुम कुछ भी नहीं हो। यज्ञ और बलिदान के बिना तुम मुझ पर अपनी धौंस नहीं चला सकते। और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यदि ऋषि पूजा करने के लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें यहां से खदेड़ दिया जाए। ऋषि वहीं अड़ गए और चिल्लाने लगे, मारो मारो इस दुष्ट को, जो हरि की निंदा करे। ऐसे राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं। और यज्ञ के लिए तैयार कुशाओं से उसे मारने लगे। कुशाएं तलवार बन गई और राजा वेन वहीं ढेर हो गया। राजा वेन की मृत्यु से सारा आकाश धूल के बादलों से ढक गया। नागरिक भागे आए, कहने लगे, ये क्या, हमारे राजा को मार डाला। राजा के बिना हमारी रक्षा कौन करेगा? चोर लुटेरे नागरिकों की संपत्ति पर अधिकार जमाते फिर रहे हैं। ये धूल इसीलिए उड़ रही है। ऋषियों ने फिर निर्णय किया कि राज्य में व्यवस्था के लिए तुरंत किसी और को राजा बनाया जाना चाहिए। वो उस पुत्रहीन मृत राजा की जंगा को सहलाने लगे। एक कुरूप सा मनुष्य उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने जब उसे देखा तो बोले, अरे ये तो बहुत कुरूप है, ये तो राजा नहीं बन सकता, जाओ इसे कहीं छोड़ाओ। सैनिक उसे दूर कहीं जंगल में छोड़ाए और तब से निषाद जाति को जंगल से बाहर आने की अनुमति नहीं। ऋषि बोले, निषाद ने जन्म लेकर वेन के पापों को उसके शरीर से निचोड़ लिया है। अब हमें एक और पुत्र चाहिए जिसे राजा बनाया जा सके। वेन की दाहिनी भुजा मली तो उसमें से अस्त्र शस्त्र कवच धारण किए अग्नि के समान प्रकाशवान एक पुरुष प्रकट हुआ, पृथु। पृथु बोले, हे मुनिगण, मुझे धर्म की मर्यादाओं का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त है। मैं आपके सभी आदेशों का निसंकोच पालन करूंगा। पृथु ने लोगों का रंजन किया, इसीलिए उसे राजन कहा गया।